जय हिंद। फिर से एक बार आपका स्वागत है बायोकेम क्लासेस के एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमने सबसे पहले प्रक्रम शुरू किया था पोषण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। तो अभी तक हमने जैव प्रक्रम पढ़ा था। जैव प्रक्रम में हमने बोला था कि ये जीवों के अनुरक्षण में कार्य करेंगे। कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करेंगे। और उसके बाद हमने बात किया था कि वो कौन कौन से प्रक्रम हैं जो संयुक्त रूप से मिलेंगे और किसी भी जीव के अनुरक्षण का कार्य करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये 4 प्रकार के प्रक्रम देखे थे जो संयुक्त रूप से कार्य करेंगे और किसी जीव का अनुरक्षण करेंगे। उसके बाद हमने बात किया था कि पोषण, सबसे पहले हमने शुरू किया था पोषण। सबसे पहले हमने पोषण में जब देखा था तो पोषण में हमने क्या देखा था कि जीवों द्वारा भोजन के अंतर ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण को हमने 2 भागों में बांटा था, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है। विषमपोषी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकता है। यहाँ तक कहानियाँ हमारी लेक्चर 1 में थी। तो आज हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण करने वाले जीव कितने प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। स्वपोषी पोषण हमने देख रखा है। हमें बात करनी है कि स्वपोषी जीव कितने प्रकार के होते हैं और किसके आधार पे स्वपोषी जीव कितने प्रकार के होंगे। तो हम बात करेंगे कि स्वपोषी जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी और एक दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं रसायन संश्लेषी। इन्हें हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक इन्हें हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। स्वपोषी जीवों को किस आधार पे हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हमने बांट लिया, मान लिया हमने तो बांट लिया प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, बट ये आधार किस आधार पे हमने इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया या 2 कैटेगरी में इनको हम बांटा। तो हम बात करेंगे कि जब स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं तो स्वपोषी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो जल के भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। हमने कल देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो अपचयन कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन का स्रोत क्या होगा, ये हाइड्रोजन को कहां से प्राप्त करेंगे, इसके आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक हम बांटते हैं प्रकाश संश्लेषी और दूसरा हम बांट लेते हैं रसायन संश्लेषी। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन का सोर्स इनके पास क्या है जिसके आधार पे इनको 2 भागों में बांट लिया गया, या बोल लें स्वपोषी जीवों को 2 कैटेगरी में बांट लिया गया। तो अगर हम आधार की बात करें, आधार क्या बनेगा? आधार बनेगा सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्रोत। इन एक किन सोर्सों द्वारा हाइड्रोजन को प्राप्त करेंगे, इसी आधार पे हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ने हमने बोल लिया प्रकाश संश्लेषी। अगर इनकी मैं बात करूं तो इनका जो हाइड्रोजन सोर्स है, हाइड्रोजन का जो स्रोत होता है, इनमें हाइड्रोजन का स्रोत होता है H2O, या बोल लें हाइड्रोजन का स्रोत होता है जल। अगर हम रसायन संश्लेषी की बात करें तो इनमें जो हाइड्रोजन का स्रोत होता है, इनमें हाइड्रोजन का स्रोत जल नहीं होता। इनमें हाइड्रोजन जल के द्वारा नहीं लिया जाता। इनमें हाइड्रोजन का जो स्रोत होता है, इनमें हाइड्रोजन का स्रोत होता है रसायन। कुछ रसायनों का प्रयोग करके रसायन संश्लेषी जीव अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगर
एग्जाम्पल की हम इनमें बात करें तो एग्जाम्पल जैसे H2S, जिसे हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये पानी के अलावा किसी अन्य रसायनों से अपने हाइड्रोजन को प्राप्त करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके अपने भोजन का निर्माण करेंगे। तो रस प्रकाश संश्लेषी में भोजन का निर्माण कब होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से, जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अगर हम बात करें कैसे बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल, अब यहां से मिलेगा इनको हाइड्रोजन। जब इसको आप तोड़ोगे तो ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। अब यही हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और यहां पर बनाया जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में इनमें ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर आता है। इसे हम बोल सकते हैं ग्लूकोज और इसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इनमें सह उत्पाद के रूप में या बोलने बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाती है। तो एक चीज आपको और दिख रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषी जीवों में क्लोरोफिल या बोल लें हरित लवक की आवश्यकता पड़ती है, हरित लवक की आवश्यकता होती है। तो ये कहानी रही प्रकाश संश्लेषी जीवों की। इनमें हाइड्रोजन का जो स्रोत होता है वो जल होता है, जल से इनको हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करेंगे। जैसे हमने बात किया कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल को जब हम तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। प्रकाश क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा। ये ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाती है और ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। अगर इनमें हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रखते हैं H2S, इसे हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। जब इसे हम करेंगे तो ये बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस इसमें सल्फर जो होगा वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर जाएगा। प्रकाश संश्लेषी में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर जा रहा था, इनमें सल्फर बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर जाएगा। एक कहानी हुई स्वपोषी जीव की। स्वपोषी जीव दो प्रकार के होंगे, किसके आधार पे? हाइड्रोजन के स्रोत के आधार पे। अगर हाइड्रोजन का स्रोत जल हुआ तो उसे हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी। अगर हाइड्रोजन का स्रोत रसायन हुए तो उन्हें हम बोलेंगे रसायन संश्लेषी जीव। अब प्रकाश संश्लेषी जीव जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करेंगे, पर रसायन संश्लेषी जीव कुछ रसायनों का प्रयोग करके अपने भोजन का निर्माण करेंगे। जैसे H2S, जिसे हम डाई हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाएगा और ग्लूकोज या बोल लें अपने भोजन का निर्माण करेंगे। और इसमें ऑक्सीजन के अलावा सह उत्पाद के रूप में सल्फर बाहर जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से ये अपने ग्लूकोज या बोल लें भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर जाता है। ये तो ये कहानी रही किसकी? स्वपोषी जीवों की। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी दो भागों में बांटा जाता है। एक में हाइड्रोजन का स्रोत जल होता है और दूसरे में हाइड्रोजन का स्रोत रसायन होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन बनाएंगे, ये कुछ रसायनों की सहायता से भोजन बनाएंगे। इनमें सह उत्पाद के रूप में, ये विशेष याद रखना है, इनमें सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बाहर जाता है और इनमें सह उत्पाद के रूप में सल्फर बाहर जाता है।
इनमें सह उत्पाद ऑक्सीजन होगा, इनमें सह उत्पाद सल्फर बनता है। एक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। हाइड्रोजन स्रोत बस आपको याद रखना है। हाइड्रोजन स्रोत जल हुआ तो प्रकाश संश्लेषी, हाइड्रोजन का स्रोत अगर कुछ रसायन हो गए तो ये बनते हैं रसायन संश्लेषी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पादपों में पोषण। अब इनको हम दो कैटेगरी में बांट लेंगे। एक तो पादपों में पोषण कैसे होता है, और दूसरी बात करेंगे हम जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट में अगर हम बात करें, थोड़ी सी अगर हम पादप की बात कर लें तो पादप कैसे होते हैं? स्वापोषी। पादप की अगर हम बात करें तो पादप होते हैं स्वापोषी। स्वापोषी, स्वापोषी का मतलब होता है अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाना। अगर आपको बातें याद हों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हमने बोला था प्रकाश संश्लेषण। उस प्रक्रिया को हमने कहा था प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पादप अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पादप तथा नील हरित शैवाल प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से, या बोल लें क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन बनाने की ऐसी प्रक्रिया, भोजन बनाने की ऐसी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो जरा देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पादप तथा नील हरित शैवाल प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन बनाने की ऐसी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो देख लेते हैं कि ये बनाते कैसे। इनको चाहिए क्या क्या? एक तो इनको चाहिए प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या इनको चाहिए। एक तो चाहिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड, एक चाहिए इनको पानी, और सूर्य का प्रकाश
क्लोरोफिल बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन सा उत्पाद के रूप में बाहर जाएगी। तो यहां पर इसको हम संतुलित कर लेते हैं। कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, तो हो जाएगा C6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस O2, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन, इसे हम बोलेंगे ग्लूकोज, इसे बोलेंगे हम जल, इसे बोला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रही पूरी कहानी प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पादप तथा नील हरित शैवाल सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपने भोजन का निर्माण करेंगे, और भोजन बनाने की ऐसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से बनाया जाएगा ग्लूकोज, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन बनती कब है, जब ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, उसी दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है और उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। क्या अगर ऐसी बात करें हम कि क्या केवल पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब ये भोजन का निर्माण करेंगे, केस नंबर 1 में बात करें, जब ये भोजन का निर्माण करेंगे उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करेंगे, और दूसरे समय जब ये अपने भोजन का ब्रेक डाउन करेंगे, या बोलने जब अपने भोजन को तोड़ेंगे, उस समय ऑक्सीजन को ये ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। तो ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन का निर्माण किया जाता है। भोजन बनाने की ऐसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन सा उत्पाद के रूप में बाहर जा रही है। ये कहानी इतनी सी होती है कि पादपों में पोषण किस विधि द्वारा होता है, तो पादपों में पोषण तो स्वपोषी होता है, पर प्रक्रिया कौन सी होती है, प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही पौधे अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहला होगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा होगा क्लोरोफिल, हरित लवक के अंदर पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। तीसरी हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड,
चौथी बात कर लें तो जल। इन चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जिससे कोई भी पादप अपने भोजन का निर्माण कर पाएगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में आएगा जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, बनेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये बात आपको याद रखनी। इन सामग्रियों का प्रयोग करेंगे हम इनको बनाने के लिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा और क्लोरोफिल होगा। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता हमको पड़ेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगा वायुमंडल से, वायुमंडल से प्राप्त होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त किए जाते हैं। अगर हम जल की बात करें तो जल होते हैं जड़ों में, जड़ों में उपस्थित मृदा से अवशोषित किया जाता है। तो ये कहानी रही प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली सामग्री है सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, ये पाया जाता है हरित लवक में। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा वायुमंडल से, जल जड़ों में पाई जाने वाली मृदा से अवशोषित किया जाएगा और भोजन का निर्माण करवाया जाएगा, या बोल लें ग्लूकोज तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करवाया जाएगा। आगे चलते हैं कि देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो आप बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिसके कारण भोजन का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। पहले तो क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या प्रकाश को अपनी तरफ खींचते हैं या उनको अवशोषित करते हैं। दूसरी कहानी होती है प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित किया जाएगा और उसी प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लिया जाएगा, या बोल लें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा की सहायता से, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से जल के अणुओं को, जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन किया जाएगा।
तो प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग हम करेंगे जल के अणुओं को तोड़ने के लिए। जो पादप होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं और उसके बाद इसी हाइड्रोजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन किया जाता है। तो ये सारी कहानियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। सबसे पहले जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ अवशोषित किया जाएगा और उस प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित कर दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा। अब उस हाइड्रोजन की सहायता से हम पादप जल के उस हाइड्रोजन की सहायता से जो पादप होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट या बोल लें ग्लूकोज में अपचयन कर देते हैं और इस प्रकार अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 घटनाएं होती हैं। सबसे पहली घटना है क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। दूसरी घटना है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। उसी रासायनिक ऊर्जा या बोलने प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग होता है जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन किया जाता है इसी हाइड्रोजन की सहायता से, या कार्बोहाइड्रेट बोलने या इसे हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होंगी। तो ये सारी कहानियाँ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए आसानी से। ये 4 घटनाएं आपको दिमाग में रखनी है कि कौन कौन सी 4 घटनाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों के अंदर होती हैं और भोजन का निर्माण हो जाता है। तो ये 4 घटनाएं क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना जिसकी सहायता से जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपचयन हो जाना या अपघटन हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन इसी हाइड्रोजन की सहायता से किया जाता है। आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के उपरांत या बोलें प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के पश्चात बनने वाले उत्पाद। तो प्रकाश संश्लेषण के पश्चात 2 उत्पादों का निर्माण होता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है ग्लूकोज में। तो एक तो उत्पाद के रूप में हमको मिलता है ग्लूकोज और दूसरा जो होता है वो ऑक्सीजन बनता है सह उत्पाद के रूप में। ऑक्सीजन जो बनता है ये बनता है सह उत्पाद के रूप में। अगर हम अपने प्रकाश संश्लेषण के पश्चात जो हमारा मुख्य उत्पाद होता है उसे हम ग्लूकोज बोलते हैं और जो उसके साथ बन जाते हैं, बनाना तो नहीं होता है पर उसके साथ बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। तो जो हमारा पादप जो उनका बनाने का एक मकसद होता है वो बनाते हैं ग्लूकोज, बस उसी के साथ में ये ऑक्सीजन भैया भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपके साथ हम रहेंगे, आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ने वाले। तो ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है और इसी ऑक्सीजन को पादप बाहर की तरफ रिलीज करते हैं और इसी ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और हम अपने जीविका का निर्वहन करते हैं इसी ऑक्सीजन के द्वारा। ये ऑक्सीजन पादपों द्वारा छोड़े जाते हैं कब? जब वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे और अपने भोजन का निर्माण करेंगे। तो उत्पाद के रूप में हम बात करें तो एक तो ग्लूकोज बनता है और दूसरा ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर जाता है।
चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण हम बोल रहे हैं वो प्रकाश संश्लेषण आखिर होगा कहाँ। कब से हम बोले जा रहे हैं कि पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सामग्रियों का प्रयोग किया गया, ये घटनाएं हुई, ये ऐसे उत्पाद बने। पर ये बात करनी है कि ये प्रकाश संश्लेषण आखिर कहाँ हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, ये सारी कहानियाँ हमने नोटिस कर रखी हैं। तो हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण का क्रियास्थल, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया स्थल। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पादप के कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अगर स्थल की मैं बात करूं तो पादपों में पत्तियां पाई जाती हैं। पत्तियां होती हैं हरे रंग की। पादपों में पत्तियां होती हैं, पत्तियां होती हैं हरे रंग की। तो प्रकाश संश्लेषण उन भागों में होगा जिनका रंग हरा होगा, या बोल लें पादप के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पत्तियों के अंदर एक संरचना होती है, पत्तियों के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं हरित लवक। ये जो आपको हरित लवक नामक संरचना की बात मैंने की, इसी हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की सारी घटनाएं होंगी। चाहे सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो, चाहे जल का अपघटन किया जाए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाए, ये सारी घटनाएं इसी हरित लवक के अंदर होती हैं। तो पादपों के क्रियास्थल की बात करें हम, तो पादप में पत्तियां होती हैं हरे रंग की। पादपों में हरे रंग की पत्तियां पाई जाती हैं और इन्हीं पत्तियों के अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं हरित लवक। और इसी हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो ये रही कहानी प्रकाश संश्लेषण के क्रिया स्थल की। तो प्रकाश संश्लेषण में एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं पत्तियां। पत्तियां होती हैं सामान्यतः हरे रंग की और इनके अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है, विशेष संरचना होती है जिसे हम हरित लवक बोलते हैं। और इसी हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की सारी घटनाएं होती रहती हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि पत्तियों की संरचना कैसे होती है, हरित लवक की संरचना कैसे होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कैसे होती है। ये सारी कहानियां हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो इसमें हम आपको दो चीज़ें बात करनी है। एक तो पत्तियों की संरचना, इसमें हम बात करेंगे पत्तियों की बाह्य संरचना कैसे होती है और पत्तियों की आंतरिक संरचना कैसे होती है, और पत्तियों के किन भागों में हरित लवक पाया जाता है, और क्लोरोफिल द्वारा कैसे प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, और जल का अपघटन कैसे किया जाता है। ये तमाम बातें हमको करनी है। लेक्चर नंबर 3 में हम सारी कहानियों को डिटेल करेंगे। तो अगर आपको ये सारी कहानियाँ समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।